हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में, जहां पर हमारा चल रहा है जी 21 डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकाउंट कॉन्स्टेंट एफएमएसएम। और आज बात कर रहे हैं एडवांस अकाउंट की। कौन सा सेशन है जी? आज है सेशन नंबर 14 पुत्र, डे नंबर 14। एंड पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं दैट वी आर डूइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज हमें करने हैं दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस 11 ते एएस 12। बट इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा पुत्र वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, और साथ में टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले लीजिएगा जो कि हम इस पर्टिकुलर सेशन में यूज करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए आप और मैं चलते हैं सीधा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आओ जी पुत्रा। ओहो, वेयर इज माय पेन? या हियर इज माय पेन। So TRG 20 minutes challenge, and in today's challenge there is going to be talk about the AS number 11 and AS number 12। AS नंबर 11 किस बारे में भाई? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। सीधी सीधी बात करो यार, फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि जब भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें दो करेंसीज इन्वॉल्व हैं, एक भारतीय करेंसी यानी कि रुपया और दूसरी किसी और कंट्री की करेंसी, तो हम कहते हैं भाई एएस 11 आपको लगाना पड़ेगा फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और वहीं एएस नंबर 12 बात करते हैं किस बारे में? गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। आपको किसी भी कारण से अगर सरकार से किसी भी सहायता किसी प्रकार की प्राप्त हो रही है, तो हम कहते हैं कि भाई आपको सरकार ना ग्रांट दे रही है। तो एएस नंबर 12 बताते हैं कि ग्रांट की आपको जो है ट्रीटमेंट किस प्रकार से करनी होगी। ग्रांट की जो ट्रीटमेंट है पुत्र, वो डिपेंड करती है कि ग्रांट मिली किस चीज के लिए है। क्या किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली है? क्या वो डेप्रिशिएबल है? क्या वो नॉन डेप्रिशिएबल है? क्या आपको किसी रेवेन्यू नेचर के खर्चे के लिए ग्रांट मिली है, या क्या फिर आपको इन जनरल ग्रांट दी गई है जस्ट बाय वे ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन? तो जैसी ग्रांट होगी भाई उसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये दो एएस दोनों ही मोर और लेस आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल नेचर के हैं। एएस 12 से कई बार छोटा मोटा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज मेनली आप कहोगे एएस 11 तो आप मान के चलो मोर देन 90% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का ही चांस है, एंड एएस 12 में मोर देन 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस है। देखते हैं कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वी शैल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कम ऑन। के अंदर जी कालिम लिमिटेड बोरोड 4.5 लाख यूएस डॉलर ऑन 1st of January 2001 which will be repaid as on 31st of July 2001। मतलब 7 महीने के बाद आप पेमेंट कर दोगे। कलीम लिमिटेड प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31st मार्च 2001। तो बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, जो कि सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है एएस 11 का, कि भाई कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है जिसमें बातचीत कुछ इस प्रकार से हो रही है। ये है आपकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है 1st of January 01, और ये है आपकी पुत्र डेट ऑफ सेटलमेंट 31st of July। बन जाओ। ये है आपकी 31st जुलाई 01 पुत्र, और बीच में आ रही है आपकी बैलेंस शीट डेट। तो हमें एएस 11 जो है सहायता प्रदान करता है जिस दिन की ट्रांजैक्शन मतलब स्पॉट रेट, उस दिन किस प्रकार से वैल्यूएशन करनी है, और 31st मार्च मेनली जो बैलेंस शीट है उस दिन किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी है, बिकॉज द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी दैट इज इंडियन रुपी एंड फॉरेन करेंसी यूएसडी ऑन द डिफरेंट डेट्स आर एज अंडर। तो जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी 1st of January को, उस दिन रेट था जी 48। 31st of March 2001 को रेट हो गया पुत्र 49 रुपी का, और 31st of July को रेट हो गया जी 49.5। तो क्वेश्चन सानू कहते हैं जी जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है सभी डेट्स की। 48 को आपने लोन लिया तो आप लायबिलिटी बुक कर लोगे। उसके बाद क्या हुआ, 48 से जब 49 हुआ तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि रेट बढ़ गया, मतलब हमारी इंडियन करेंसी में पेबल ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, उस लायबिलिटी को बढ़ा लोगे। और फाइनली जब पेमेंट करने गए तो 50 पैसे और बढ़ गया, तो फाइनल जब पेमेंट करी तब आपके पॉकेट से और पैसा भी गया। सवाल उठता है कि भाई जो यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंसेस उत्पन्न हुए उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो जो एक्सचेंज डिफरेंसेस उत्पन्न हुए, आपका पैरा नंबर 13 जहां तक मुझे याद है एएस अपना एएस 11 का ये कहता है कि भाई आपको P&L में लेकर जाना है एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर की तरफ जो है रुख करते हैं। ये लीजिए, तो जैसा हमने कहा 1st of January को 48 है, 31st मार्च को 49 हो गया, 31st जुलाई डेट ऑफ सेटलमेंट को हो गया 49.50। हमें करनी है जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में? बुक्स ऑफ कालिम लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट बनाने, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले 1st of January 01 को पुत्र आप एंट्री करोगे। आपने लोन लिया, अगर इंडिया में होता तो कहते हैं बैंक टू बैंक लोन, फॉरेन तो लेता है तो ਤੁਸੀਂ कह सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन बैंक लोन, दर्शाने के लिए कि बैंक लोन फॉरेन गए। कितने डॉलर लिए थे आपने? $4,50,000 का लोन था, और इस दिन रेट था 48, मल्टीप्लाई किया, सारी फिगर्स को हम रुपये इन लाख दर्शा रहे हैं तो 216 लाख आपका आ जाता है। 31st मार्च को जब बैलेंस शीट डेट आई तो आपका ये लोन का अमाउंट जो 216 लाख था वो बढ़ गया। किस वजह से? क्योंकि आपका रेट 48 से 49 हो गया, तो आपको ₹1 एडिशन करना होगा। तो $4,50,000 का लोन था, ₹1 से बढ़ गया, 49 माइनस 48 ₹1 से, तो बढ़ गया। क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, तो आपने और क्रेडिट कर दिया जी 4.5 लाख से, और डेबिट में क्या डाल दिया?
एक्सचेंज डिफरेंस, और मैंने अभी भी क्या बताया, एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा पुत्र, 31 मार्च को ही आप इस एक्सचेंज डिफरेंस को कहां ले जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में सीधा जाकर आपने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस सिंपली। 31 जुलाई को फाइनली जब ट्रांजेक्शन करने की बात आई, आप कहोगे जी फॉरेन बैंक लोन 216 आपने ओरिजिनली रिकॉग्नाइज किया था, 4.5 बाद में ऐड किया तो 220.5 का हो गया, लेकिन जब पेमेंट करने गए तो 4.5 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ा 49.5 से, यानी कि तो 222.75 की पेमेंट हो गई, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी। रीजन 49 से 49.5 हो गया था, तो 50 पैसे प्रति डॉलर बढ़ गया। तो 4.5 लाख गुना 50 पैसे जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो फर्दर आप डेबिट करेंगे एंड उसको सीधा सीधा सेम डेट पर ले जाएंगे जी पी एंड एल में, पी एंड एल टू एक्सचेंज डिफरेंस 2.25 लाख। सो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत ही फेमस है, आता रहता है, फिगर चेंज होती है, बाकी ये क्वेश्चन एवरग्रीन है जी, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट है पुत्र, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट है पुत्र। ठीक है, उस तो बाद आप देखिए होर की कहता है जी। तो वी हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 222। हाँ जी, कहता जी संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी कहती भाई 8 करोड़ आए, 2 करोड़ हम डिविडेंड दे देते हैं। तो पूछ रहे जी इज द ट्रीटमेंट करेक्ट और नॉट। ये भी अगेन वंडरफुल क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट। तो आपको गवर्नमेंट जब भी ग्रांट देती है फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, तो ये माना जाता है इट इज अ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी नहीं करनी है आपको, इसके अलावा सिर्फ इतना ही कि गवर्नमेंट की जनरल कंडीशन थी, आपने फैक्ट्री लगा ली बैकवर्ड एरिया में, तो गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दिया। अब ये वाली जो ग्रांट है एएस नंबर 12 बोलता है कि इट हैज टू बी टेकन टू द कैपिटल रिजर्व, एंड कैपिटल रिजर्व में चलेगी, मतलब ये जनरल नेचर नहीं रहा, अब इसका बहुत ही स्पेसिफिक नेचर हो गया, एंड द अमाउंट ऑफ दिस ग्रांट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। तो ये ट्रीटमेंट जो कंपनी ने करी है कतई गलत है। As per AS 12 accounting for government grants, when the government grant is received in the nature of promoter's contribution, it should be taken to capital reserve. So the grant received for setting up a factory is not available for distribution as a dividend. आप इसे dividend distribute नहीं कर सकते। I hope this is clear. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं पुत्र, वन मोर क्वेश्चन वी हैव। बढ़िया प्रश्न है, सीखेंगे। Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹50 लाख which has an estimated life of 5 year. Salvage value of ₹5 लाख। कहता जी जब आपको ये ग्रांट मिली ऑन परचेज ऑफ दिस एसेट्स, और जब आपने एसेट परचेज किया तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी 10 लाख की, मेरी पॉकेट से कितना गया 50 लाख, 10 लाख रुपए की ग्रांट आ गई, तो नेट अपना तो 40 लाख ही गया। अब आपको जब किसी डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिलती है तो उसके लिए दो तरीके बताए हुए हैं एएस नंबर 12 ने। एक होता है जी आपका मेथड जहां पर आप ग्रांट के अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं एसेट के अमाउंट में से, और जो नेट रह गया, इस क्वेश्चन की बात करो तो 50 माइनस 10 40 लाख रुपए उसी पर वैल्यू करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी 40 लाख पर ही आपकी आती है। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप जो ग्रांट का अमाउंट आता है उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हैं, मतलब एसेट में से नेट ऑफ नहीं करते। एसेट 50 लाख का है और ग्रांट 10 लाख की है, तो एसेट आपका एसेट साइड पर आ गया बैलेंस शीट में, और जो ग्रांट है 10 लाख की उसको आप डेफर गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं। और जिस तरह से डेप्रिसिएशन को डेबिट करते रहेंगे पीएनएल में, उसी प्रकार से आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को धीरे धीरे पीएनएल में क्रेडिट करते रहेंगे, एंड देयर विल कम अ वन फाइन डे जब आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह से करना है। It says pass the necessary journal entry in the books of company for the first 2 years if the grant amount is deducted from the value of fixed asset। तो डिडक्टिव मेथड लगवाना चाहते हैं, मतलब हमने नेटिंग करके नेट 40 लाख का एसेट दिखा दिया। बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगी। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं जी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड पुत्र, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। ईयर 1 सबसे पहले ईयर में क्या क्या एंट्रीज होंगी। आपने जब एसेट परचेज किया आपके एंट्री करोगे फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट का नाम क्या रखोगे पीपी, तो पीपी टू बैंक किया जी 50 लाख रुपए, लेकिन अगले ही पल में सरकार से ग्रांट आ गई तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट हो गया 10 लाख, तो मेरा बैंक नेट कितना रहेगा 50 क्रेडिट 10 डेबिट, तो नेट यानी कि 40 लाख गया हमारी पॉकेट से। और हम क्या कह रहे हैं कि ग्रांट को एसेट के साथ एडजस्ट कर दो, तो जो ग्रांट अभी अभी मिली थी इसका क्रेडिट बैलेंस था, इस अकाउंट को खत्म कर दो, तो हमने बोला भैया गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट कर दो 10 लाख की और क्रेडिट कर दो एसेट को। तो एसेट आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने 50 लाख से डेबिट किया था पीपी को और अब 10 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो नेट कितना रह गया 40 लाख रुपए का, राइट। तो ईयर एंड पर आप क्या करेंगे जी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये दो एंट्रीज एंड डेप्रिसिएशन टू आपका एसेट एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन जो कि आप हर साल करोगे जब तक एसेट आपके पास रहेगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जब डालोगे डेप्रिसिएशन निकलेगी कैसे, अब आपका एसेट हो कितने आ गए 40 का, कैसे 50 माइनस 10 40 हो गया जी, और सेल्वेज वैल्यू कितनी है 5 लाख, और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो आपका आ जाता है जी 7 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, जिसको आप पीएनएल में भेज देंगे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन पुत्र 7 लाख रुपए।
शुड बी कंफर्टेबल। क्वेश्चन ने बोला 2 साल की एंट्री करो, जब सेकंड ईयर में जाओगे तो ये वाली एंट्रीज दोबारा नहीं होंगी, ये ओनली ईयर 1 की एंट्री होती है जब आपने एसेट परचेज किया, जब ग्रांट मिली और आपने एसेट को ग्रांट के साथ एडजस्ट करते हुए नेट ऑफ कर लिया, ठीक है ना। ईयर 2 में जब आए, जब ईयर 2 में आएंगे तो वापस से यही वाली दोनों एंट्री रिपीट होंगी आपकी, डेप्रिसिएशन टू पीपीई एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। और क्योंकि क्वेश्चन में एसएलएम मेथड चल रहा है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पुत्र आपका सेम ही रहेगा, ठीक। उस तो बाद क्वेश्चन आएगा साढ़े को, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी एज्यूम इन क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर दी आफ्टर 2 इयर्स, अब बताओ जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर दीजिए आपने 2 साल के बाद, अब कहता है ट्रीटमेंट बताओ क्या होगी। तो 2 साल तक आपने फायदा उठा लिया, 7 लाख की डेप्रिसिएशन में डाल दी, जब रिफंड करना पड़ा तो क्या करोगे। जब गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट मिला था आपने एसेट के साथ एडजस्ट कर दिया था, कैसे, एसेट में से माइनस कर दिया था, और जब एंट्री हुई थी आपने क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। तो अब जब वापस करनी पड़ी एक एंट्री तो ये होगी गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा मांग लिया भाई, हो सकता है आपने कोई कंडीशन वायलेट कर दी हो, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक तो हो गया। और दूसरा, आपने जब आई थी ग्रांट तो फिक्स्ड एसेट से नेटिंग की, तो उस नेटिंग को कैंसिल करने का समय आ गया, मतलब आप एंट्री रिवर्स कर दोगे जो आपने पहले करी थी। कितने रुपए से जी उसने नहीं बताया, तो हम ये मानते हैं कि पूरी ग्रांट रिफंड हो गई। तो आप अब क्या करोगे जी, वापस एसेट का बैलेंस बढ़ा दोगे, आपको पीपीई अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो आपकी डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली रिवाइज हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर फिर से हम कह रहे हैं जी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड है, जिसमें जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। ईयर नंबर 3 में क्वेश्चन ने कहा कि आपने ग्रांट वापस कर दी, तो गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक हो गया जी 10 लाख, और मैंने क्या बोला, पीपी टू गवर्नमेंट ग्रांट जब आई थी, ये देखो हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीपी नेटिंग करी थी, अब उस नेटिंग को वापस करने का समय आ गया, रिवर्स करने का, तो पीपी टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपी, और फिर आप डेप्रिसिएशन टू पीपी और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। लेकिन मेन बात क्या है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आएगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट देखेंगे जी। सबसे पहले आप ये देख लो आपके एसेट की बुक वैल्यू बची कितनी हुई है, आपने रिकॉग्नाइज कितने का किया था एसेट, 40 लाख रुपए का, 50 माइनस 10, और उसके बाद डेप्रिसिएशन डाली 7 लाख पर एनम की, तो 2 साल बीत गई, 14 लाख की डेप्रिसिएशन चली गई, बुक वैल्यू बची है 26 लाख रुपए की। तो हमने बुक वैल्यू निकाल ली सबसे पहले आफ्टर 2 इयर्स। जैसे ही आपने ग्रांट रिफंड करी, हमने कहा जी पीपी को डेबिट कर दो 10 लाख से, आपने रिफंड करी तो हमने वापस 10 लाख इसमें ऐड कर दिया, तो रिवाइज बुक वैल्यू आ गई 36 लाख रुपए की। उसके बाद नॉर्मल वे में फॉर्मूला लगा दो कि भैया हमारी रिवाइज बुक वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय बैलेंस लाइफ, जो कि कितनी बची है 3 साल, तो आपका 10,33,000 आ जाता है पुत्र, विच विल बी द amount of these depreciation वाली journal entries. This should be comfortable to all, ठीक है ना। एक ऑप्टिमम स्पीड में हम कर रहे हैं, उसको खींचने का कोई फायदा नहीं है, तो जितना मर्जी खींचते रहो, आराम आराम से करते रहो, लेकिन इस समय पर हम ये नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर अ काइंड ऑफ रिवीजन सेशंस। ठीक है, डन हो गया। चलिए देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कहता जी विच वन इज नॉट द मॉनेटरी आइटम, तो मॉनेटरी आइटम इनमें से कौन सी नहीं है। मॉनेटरी आइटम कौन सी होती है, बेसिकली जिसका अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल में सेम रहता है। कैश कहता विच वन इज नॉट द मॉनेटरी आइटम, कैश, रिसीवेबल और पेएबल, ये तीनों ऐसे हैं जो मॉनेटरी आइटम है क्योंकि इनका अमाउंट सेम है रिसीवेबल और पेएबल में। सिर्फ एक आइटम ऐसी है फिक्स्ड एसेट की जिसका अमाउंट चेंज होता रहता है, तो फिक्स्ड एसेट इज नॉट द मॉनेटरी आइटम पुत्र, यो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद एक और प्रश्न है, कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स आर द असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन डैश टू एन एंटरप्राइज फॉर द पास्ट ऑफ फ्यूचर कंप्लायंस विद अ सर्टेन कंडीशन। तो एएस नंबर 12 में ये डेफिनेशन दी गई कि गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसी होती हैं। ए ऑप्शन कहता है कैश में होती हैं सिर्फ, बी कहता है सिर्फ काइंड में होती है, मतलब पहला कैश मतलब कैश दे दिया, दूसरा काइंड मतलब चीज दे दी, मशीन दे दी, लेट से फिक्स्ड एसेट दे दिया कोई। कहता कैश और काइंड कुछ भी हो सकता है, फिर नन ऑफ द अबव। क्या है जी करेक्ट आंसर, कैश और काइंड, सी इज द पुत्र करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी इन द नेचर ऑफ कैश और काइंड। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में जहां पर और बाकी के एएस की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।